नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज दिन भर, नए साल का पहला दिन, आप, मैं, हम सब एक दूसरे को यही बधाई दे रहे हैं, यही शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन यह सिक्के की एक तस्वीर है, एक पहलू है। 37वां दिन भी हो गया है। देश के अन्नदाता, देश के किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यह नया साल, कड़ाके की ठंड पड़ी है, आज धुंध भी देखने को मिली। हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में महफूज महसूस कर रहे थे, तो किसान धरने पर बैठे हुए थे। इस कड़ाके की ठंड में भी एक किसान की मौत भी हो गई। बागपत के गलतान सिंह हैं। जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा। पहले दिन से ही वो इस आंदोलन में शरीक थे, धरने पर बैठे हुए थे, दम तोड़ दिया। 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी वो सनी देओल की एक फिल्म का डायलॉग था ना, सनी देओल वैसे आजकल सांसद हैं, गुरदासपुर से सांसद हैं, लेकिन वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहते हैं किसानों के भी साथ हूं और सरकार के भी साथ हूं। किसानों को भी समर्थन दे रहे हैं और सरकार पर भी भरोसा जता रहे हैं। खैर, उनकी फिल्म के डायलॉग की बात करता हूं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। यहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक। अभी 2 दिन पहले बैठक हुई, अब 3 दिन बाद बैठक होने वाली है। 4 जनवरी को बैठक होगी। सरकार कह रही है और यह दर्शाने की कोशिश भी कर रही है कि देखिए, 4 मांगे थी, हमने 2 मांगे मान ली। ये कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था। 2020 पिछले साल का आखिरी दिन, और आज भी दोहरा रहा हूं। वो मांगे वो हाथी की पूंछ थी। दरअसल अहम मांगे क्या हैं? तीनों कानून निरस्त किए जाएं और एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। इस पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है कि बैठकर बात करेंगे, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। किसी कीमत पर कानून वापस नहीं होंगे। इसी को लेकर आज किसान संगठनों की बैठक हुई और किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि सरकार उन्हें हल्के में ना ले। उनकी जो अहम मुख्य मांगे हैं उन पर सरकार को मानना ही होगा, वरना 4 तारीख को अगर बात नहीं बनी, सरकार ने ये बातें नहीं मानी, तो 6 तारीख से 20 जनवरी तक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और देशव्यापी आंदोलन के मायने ये हैं कि जो मॉल्स हैं, जो पेट्रोल पंप हैं, तमाम ऐसे संस्थानों को बंद कराएंगे किसान। हरियाणा, पंजाब पर तो खास निगाहें हैं ही, लेकिन सरकार जो लगातार कह रही है कि देखिए, ये तो मुट्ठी भर किसान संगठन है, मुट्ठी भर किसान है, पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। अब किसान संगठन कह रहे हैं हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वो देशव्यापी आंदोलन बनता है या नहीं, तारीख इस बात की गवाही देगी। लेकिन अभी भी सबसे अहम सवाल यह है कि ये बातचीत में, बैठक पर बैठक जो हो रही है, इसमें इतनी देरी क्यों है कि आप 30 तारीख को बैठक करते हैं तो उसके बाद अगली तारीख 4 की होती है। क्या सरकार की प्रायोरिटी, सरकार की प्राथमिकता नहीं है? इस समस्या का हल जितना जल्द हो सके उतना निकाला जाए, उतना जल्द निकाला जाए। और क्या किसान संगठन भी अनरीजनेबल हो रहे हैं? वो भी हट पर अड़े हुए हैं कि नहीं, पूरे कानून वापस हों। क्या कानूनों में संशोधन से काम नहीं चलेगा या नहीं चल सकता है? यह भी एक अहम सवाल है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन किसान संगठनों ने आज क्या फैसला लिया है, पहले उसकी बानगी सुना दूं। 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस,
सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके कि सिर्फ पंजाब है। फिर बोलते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा है, आजकल बोलते हैं सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। हम इन्हें 20 तारीख तक समझा देंगे कि पूरा मुल्क है, कोई एक हिस्सा नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बैठक पर बैठक, कब होगा फाइनल फैसला? और 4 जनवरी को नहीं बनी बात तो होगा देशव्यापी आंदोलन और समस्या बढ़ेगी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, देश के वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, कृषि विशेषज्ञों की बड़ी चर्चा हो रही है कि जी इनसे सलाह ली गई, किसान संगठनों से बात हुई। कितने किसान संगठनों से बात हुई? जब इस बाबत आरटीआई फाइल किया गया तो नो रिकॉर्ड, कि इसके कोई हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, यह भी कहा गया। मेरे साथ अमरजीत सिंह किसान नेता हैं, इसके अलावा राकेश टिकैत लगातार सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें शरीक रहे हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन गुरु, पहला सवाल मेरा यही, नया साल है, नए साल का पहला दिन, हम सभी को, आप भी दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, किसानों का हैप्पी न्यू ईयर कब आएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो अभी पिछले दौर की बातचीत हुई थी, बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बातचीत हुई थी और आपने खुद ही कहा कि कुछ इश्यूज पे रजामंदी बन गई है और जो और मुद्दे हैं उनमें अभी रजामंदी होनी बची हुई है। और लगातार सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कहते रहे हैं कि किसान भाइयों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उसको बातचीत के माध्यम से, लोकतंत्र की नींव संदीप जी संवाद पे रखी गई है। तो संवाद का सम्मान करना हम लोगों सबको पता है, विवाद नहीं, संवाद से ही। तो संवाद एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 37वां दिन हो गया है और 1, 3 और 5 दिसंबर और उसके बाद 30 दिसंबर को बातचीत हो पाई। रोज बातचीत होने में दिक्कत क्या है? रोज क्यों ना हो जाए बातचीत? अब नहीं, देखिए, एक सरकारी तंत्र होता है, सरकारी प्रक्रिया होती है और मैं आपसे अग्री करता हूं, लेकिन 4 तारीख के बातचीत को लेकर के हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित भी हैं, क्योंकि पिछले बार की जो टॉक्स हुए थे उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माननीय कृषि मंत्री जी ने, उससे बॉडी लैंग्वेज पता चलता है हम लोगों को कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था। जिस प्रकार के इमेजेस भी हम लोगों के सामने आए थे, पब्लिक डोमेन में आए थे, कि जो चर्चा हो रही थी और एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हुआ था, तो शुरुआत हो गई है और हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि 4 जनवरी को हम आप इसी डिबेट पे बैठेंगे और संभवतः इस इशू की रिजॉल्व होने को हम लोग साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। आप तो ये नारा बुलंद किया था 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपकी सरकार दरअसल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास रखती है, और आपने कहा सरकार का एक तौर तरीका होता है, तो तारीखें दी जाएंगी। 29 दिसंबर की तारीख दी थी किसानों ने, 26 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखकर सरकार ने कहा ना ना ना, आप कहां से तय करेंगे, हम 30 तारीख को बैठक करेंगे। तो ये सरकारी प्रक्रिया में ही फंसे रहेंगे हम। रोज बातचीत में दिक्कत क्या है? आज भी एक किसान की मौत हुई है ना, दिल का दौरा पड़ा गलतान सिंह को। नहीं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन संदीप जी, इस आंदोलन के बीच में जो कल्याणकारी काम हुआ है उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ का आवंटन, उसके पहले 3500 करोड़ का आवंटन गन्ना किसानों के लिए, मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ का आवंटन। तो निरंतर जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, हर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, इस नारे पे हम लोग बुलंदी से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कल्याणकारी काम की एक सेकंड गुरु, एक एक करके कल्याणकारी कामों की भी समीक्षा करते हैं। आपने 18,000 करोड़ का जिक्र कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए। वो तो आपने, मैंने जो टैक्स दिया वो सरकार ने कोई अलग से अपनी जेब से तो दिए नहीं है, वो हमारा ही पैसा दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 2,000 रुपए 4 महीने में, साल में 6,000 रुपए, और ये एक किसान परिवार को दिया जाता है, एक किसान को नहीं। एक किसान के परिवार में 5 आदमी अगर आप मान लो, बहुत लोगों ने गणित समझाया, मैंने सोचा आज गणित समझा ही दूं जो दरअसल असल गणित है इस किसान सम्मान निधि का। तो 6,000 रुपए साल के, 500 रुपए महीना, 5 आदमियों का परिवार, 100 रुपए, एक आदमी को 3 रुपए 33 पैसे।
₹3.33 में किसान का कल्याण हो जाएगा। इस पर आप कह रहे हैं कि देश को ताली बजानी चाहिए। नहीं, देखिए, आपने स्वीकार किया इस बात को संदीप जी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम इस योजना को आपने स्वीकारा। देखिए, 21 सितंबर 2020 तक का भी मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ 62 लाख लाभार्थी हुए थे। ₹3.33 प्रतिदिन जाता है एक के खाते में। कितना कल्याण होता है इससे? नहीं संदीप जी, ऐसे अरिथमेटिक डिकंस्ट्रक्शन तो आप किसी भी स्कीम का कर लें। अब ऐसे मनरेगा के तहत भी जितना पैसा जाता है उससे प्रति व्यक्ति के पास कितना पहुंचता है, ये अरिथमेटिक तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं अपनी कन्वीनियंस से। दूसरी बात, एक सेकंड, छोटा सा मैं एक और इंटरजेक्शन कर रहा हूं। आपने 3,500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दिए, वो भी मिलों को जाएंगे, और इस वक्त 12,994 करोड़ पूरे देश में गन्ना किसानों के बकाया हैं, और उत्तर प्रदेश में ही 8,447 करोड़ 10 लाख रुपए। इसमें ब्याज में जोड़ नहीं रहा, जो कि शुगर केन एक्ट में बाध्यता है। 14 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो आपको ब्याज भी देना होगा। प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले सहारनपुर में भी इस बात की ताल ठोकी थी कि ब्याज भी देंगे। ब्याज जोड़ लो तो 17,000 करोड़ रुपए का बकाया, आप दे रहे हैं 3,500 करोड़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं राकेश टिकैत, बता दें अभी भी पिछले साल 2020 के फरवरी के भी बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। मार्च, अप्रैल और मई के तो पैसे नहीं आए, और आप कह रहे हैं 3,500 करोड़ दे दिए। अरे तो संदीप जी, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, आगे के इंस्टॉलमेंट नहीं आएंगे क्या? यहाँ फुल स्टॉप थोड़ी ना हुआ है, लेकिन कम से कम शुरुआत हो गई है। अभी इकोनॉमी और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति थी, उसके बावजूद भी हम लोगों का जो कमिटमेंट है, हम लोगों के कार्यकाल में लगभग 8 लाख करोड़ का एमएसपी दिया गया है। और आप बात करते हैं कि इन किसान कानूनों पर अभी बहुत सारे संगठनों ने समर्थन भी दिया है। मुझे जरा वक्त दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ, उनके नाम बताइए जरा, उनके नाम बताइए। बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। गुन्नी प्रकाश जी का है भारतीय किसान यूनियन मान, भारतीय किसान यूनियन किसान पंडित राजकुमार शुक्ल जी का ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि 10 फार्मर यूनियन का संगठन है, लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में। हरियाणा का एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन, जागरूक और प्रगतिशील किसान यूनियन, हर किसान यूनियन, जिसमें 116 फार्मर ओन्ड एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस हैं। इनमें से कितनी किसान यूनियन 15 और 20 दिन 30 दिन पहले पंजीकृत की गई? थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए, या मैं नाम बताऊं? नहीं सर, शेतकारी संगठन जो शरद जोशी का है 15-20 दिन पहले का नहीं है सर, वो दशकों पुराना है, और आप हम भी जानते हैं। इसीलिए सारे के सारे उन्होंने समर्थन अभी कर दिया। उन्होंने शुरुआत में समर्थन किया था, उसके बाद वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। शेतकारी संगठन की आप बात करें तो जी, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया था। मैं दिया था को अब था तो था हो गया। आज की तारीख में बताइए, शेतकारी संगठन कहां है? सरकार के साथ है, किसानों के साथ है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निरंतर लगभग 3.25 लाख किसानों ने हस्ताक्षर के माध्यम से, कृषि भवन में अभी पेटी पड़ी हुई है, उन लोगों ने कानून का समर्थन किया है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होना चाहिए, इसमें कोई मैं इन हस्ताक्षरों में, गुरु आपको मालूम है मैं फैक्ट्स पर हमेशा बात करता हूं। 3 लाख किसानों के समर्थन की बात करेंगे, कांग्रेस कहेगी हमने 2 करोड़ किसानों के समर्थन पत्र दिखाए हैं। ये फर्जी असली के खेल में नहीं जाता हूं। आपने कहा 93 लाख किसानों से हमने बातचीत की थी, उनसे सलाह मशवरा किया। आज तक वो डेटा बैंक आपने साझा नहीं किया है। 1 महीने से मैं खुला न्योता दे रहा हूं कि भैया हमें डेटा बैंक दो, हम पूरे देश को दिखाएंगे। नहीं बताया जा रहा। फिर कहा जाता है ई वेबिनार हुआ, सबसे इंडिविजुअली नहीं पूछा गया। कब पूछा गया, कहां पूछा गया, ये डेटा ही नहीं है। संदीप जी, आप ये बताइए कि दशकों से हमारे देश में कृषि सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अशोक गुलाटी जी क्या कह रहे हैं, शरद जोशी जी क्या कहते थे? नहीं, अब देखिए बात ये नहीं है। अब किसान को स्वायत्तता मिले, स्वतंत्रता मिले, तो उस पर किसी को आपत्ति हो, ये ठीक नहीं है। जानबूझ करके ये बार जब प्रधानमंत्री के नारों को मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि अंत्योदय वो भूमिहीन व्यक्ति किसान नहीं है क्या, जो कम जमीन, जो 86% किसान है जिनको लाभ मिलता है। मैं आपके साथ एक एनएसएसओ का डेटा शेयर करना चाहता हूं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी 2012-13 में 70th राउंड में यह कहा गया था कि ओनली 6% ऑफ फार्मर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी। तो बाकी फार्मर्स को ये ऑप्शंस नहीं मिलना चाहिए क्या? एमएसपी के आगे मैक्सिमम रियलाइजेबल प्राइस, अगर उसमें किसी को ऑप्शंस मिल रहा है तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए गुरु, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर भी ये कह रहे हैं, जेपी नड्डा साहब ने भी ये कहा, आपके अध्यक्ष ने। मुझे एक इंस्टेंस, 7 महीने हो गए ना इन कानूनों को,
अध्यादेश समेत मैं मान लूं 7 महीने से ये कानून है। मुझे 2-4 उदाहरण दीजिए कि जो मक्का 1850 रुपए का है, जो 800, 700, 600 आपके भी प्रदेश में इतने पर ही बिक रहा है। मुझे 2-4 उदाहरण दीजिए जी, मक्का 2500 रुपए पर खरीद रहे हैं, या कपास 5515 रुपए की है, वो 7500 रुपए में खरीदी जा रही है। मुझे 1-2 उदाहरण दीजिए कि ये ऊंचे दाम पर, मैं आपको कपास के, धान के, मक्का के, मूंग के, सबके दाम बता दूंगा। मूंग 7219 रुपए की 4200 रुपए में बिक रही है, 1868 रुपए का धान 1100 रुपए में बिक रहा है। मुझे बताइए तो, देश को बताइए कहां पर ये एमएसपी से ऊपर खरीदा जा रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, अब इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखने की आपको आवश्यकता है। मैं बता दूं आपको कि गेहूं 2013-14 में क्या एमएसपी था, 1400 रुपए। 2020-21 में क्या है, 1975 रुपए। वृद्धि कितनी हुई है, 41% की हुई है। धान पे आइए, पूरे साल का गिन देते हैं, ये बताना भूल जाते हैं गुरु। 4 साल तक, देखिए मेरे पास आंकड़े होते हैं ना, 4 साल तक आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य संदीप जी नहीं बढ़ाया गेहूं का, फिर 2 साल में इजाफा किया। संदीप जी, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ। पिछले 6 साल का इतिहास देखेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, वृद्धि हुई है जिन जिन एमएसपी में, वो तो आपको जानना समझना चाहिए ना। गेहूं में एमएसपी में वृद्धि होना और असल खरीदी होने में दिन रात का अंतर होता है। खरीदी कहां पर हो रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका कमिटमेंट क्या है एमएसपी का। अब आप कमिटमेंट किस आधार पे जांचेंगे? कमिटमेंट इसी आधार पे जांचेंगे कि कितना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा पिछले 6 वर्षों का। जब मैं आपको बता रहा हूं तो उससे आपको आपत्ति हो रही है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए एमएसपी आपने बढ़ा दी, मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। हाँ बढ़ाई आपने बढ़ाई। बुआई से पहले 23 फसलों की एमएसपी की घोषणा कर दी, पर एमएसपी की घोषणा वो कागज है, एक महज कागज है। जमीन पर खरीदी कितने रुपए में हो रही है, असल बात तो वो है ना। संदीप जी, कल्याणकारी योजना की बात करूं तो आप उसमें पर कैपिटा डिवैल्यूएशन करते हैं, उसको नकारते हैं। जब एमएसपी बढ़ोतरी की बात करूं तो आप कहते हैं कि भाई जमीन पे ये नहीं है। लेकिन 6 साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के देखना तो गलत होगा ना। ठीक है। अब मैं राकेश टिकैत, देखिए सरकार और यहां पर गुरु जो कह रहे हैं एमएसपी में लगातार इजाफा, 7 से 8 लाख करोड़ रुपए की खरीदी की है सरकार ने। आप कहते हैं नहीं, सारे कानून वापस लो। कानूनों में एक भी अच्छाई नहीं है क्या, या आप भी हट पर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? राकेश टिकैत, देखो कानून की तो अलग है, इन्होंने जिस पे कानून बनना चाहिए था उस पर तो कानून ही नहीं बनाया। भाई एमएसपी को कानून से बाहर रखा, कानून बना दिया व्यापारियों के लिए, उनके जो भंडारण है उसको फ्री कर दिया कि एमएसपी है नहीं, भंडारण में पूरा रखो। ये तो बहुत बड़ी एक साजिशन है, वो पकड़ा गया। ये तो हालात अब ये कर रहे हैं, कह रही हम संशोधन कर देंगे। भले एक चोर चोरी करके गया, वो माल समेत पकड़ा लिया, वो कह रहा जी मैं माल तो दे दूंगा लेकिन मेरा किराया भाड़ा लगा आने का, मैं वहां से सहारनपुर से दिल्ली तक आ, मेरा किराया दे दो जी। अब तो ये कर रहे हैं, जब ये पकड़े गए हैं तो अब तो ये कर रहे हैं जी हमारा किराया भाड़ा तो दे दो, हम संशोधन तो कर देंगे, माल भी दे देंगे, आपने पकड़ लिया हम सारा चीज दे देंगे, लेकिन हमें आने जाने का किराया दे दो। तो ये नहीं होता ना, कानून कोई ठीक नहीं है, कानून पूरे इनको बदलने पड़ेंगे। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। आपके टीवी स्क्रीन पे जब ये एमएसपी के रेट डिक्लेयर करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है कि इतना रेट हो गया। खरीद किसकी हो रही है? खरीद थोड़ा हो रही है, खरीद तो व्यापारी हो रहा है। अगर एमएसपी पे भी बेच रहा है तो एमएसपी पहले कहां था राकेश टिकैत? शुरू हो गया एमएसपी पहले कहां था? 1967 से आज तक एमएसपी को कानूनी दर्जा कब मिला? पहले तो नहीं बोले आप, अब क्यों बोल रहे हैं? और जिसने दर्जा में ये नहीं, हमारा ये इशू शुरू से ही है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले। और जिस सरकार ने नहीं दिया वह सरकार तो चली गई, वो तो अपनी जड़ ढूंढ रही कि मैं कहां हूं। भाई जिसने नहीं दिया वह चली गई ना। अब तो जो है भाई आप दो, भाई जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी वह चली गई, अब तो आप हो ना। उनके पद चिन्हों पे क्यों चल रहे हो आप? इनको ये देना पड़ेगा जब भी किसान की कुछ सपोर्ट हो सकती है। तो दो मांगे तो मान ली, 4 में से 2 मांगे मान ली आपकी। किसान ने भी पूरी तैयारी। राकेश टिकैत, 4 में से 2 मांगे तो मान ली। अच्छा 4 में से 2 पहले वाली मान लो ना हमारी,
मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये दो थोड़ा उस तरह की तो 700 मांगे हमारी, वो तो एक बातचीत का एक जरिया है। जब वहां पे भी गए हमने कहा कि भाई आज सरकार को खुली छोड़ दो, भाई 4 डिमांड है, आप बताओ क्या क्या करोगे इसमें से। तो 2 पे एक समझौता हुआ है। अगर 2 ये पहली कहने लगे कि पहली हमने मान ली, आप इनकी अल्टी पल्टी करवा दो, भाई अल्टी पल्टी करवा दो ना, फिर ये कहें कि हमने 2 मान ली, ये पहले वाली 2 मान लो, फिर हम मान जाएंगे कि इन्होंने 2 मान ली। ये नहीं है, ये तो एक लंबा चलाना चाहते हैं कि ये और लंबा चले। तो लंबा चलने के लिए तैयारी कर रखी है हमने भी, हम भी लंबा चलाएंगे। देखो जैसे पतंग नहीं लड़ती, जो भी पहले वो करेगा वो टूटेगा। पतंग की डोर में उलझ रही है दोनों की, जो भी खींच मारेगा वो ही कटेगा। ये तो लिपटते लिपटते जमीन पर जाएंगे दोनों के दोनों नीचे। तो आप ये कह रहे हैं इन कानूनों में एक भी अच्छी बात नहीं है। आपके सारे संशोधन अगर सरकार मान ले राकेश टिकैत, मतलब पूरे कानून, तीनों कानूनों में एक भी अच्छा ही नहीं। हाँ जी, नहीं अच्छा ही एमएसपी कहां लागू है, उसमें एमएसपी को बगल रख रही है। ये तो दोनों ही चीजें इनको करनी पड़ेगी, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा और तीनों बिल इनको रिफिल करने पड़ेंगे। अब उससे कम पे कोई समझौता नहीं है। आपकी जो बातचीत हुई आपको सकारात्मक लगा? थाली साझा की, लंगर का खाना खाया, और बहुत सवाल आपको लग रहा है कि सरकार मानेगी? सरकार अभी लंबा चलाएगी और लंबा चलाएगी। 4 तारीख में बातचीत होगी। हाँ। और 4 तारीख में ये हाँ लंबा चलेगी, अभी खिंचेगा मामला। और अभी एमएसपी पे खींचेंगे पहले, 4 तारीख उन पे देके 4 तारीख पे एमएसपी पे कुछ न कुछ हो। दूसरे वाले पे भी एक कमेटी बनाने की बात कर रहे, तो कमेटी से वो नहीं होता ना। और इनसे करेंगे बातचीत 4 तारीख में। अमरजीत सिंह, आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? 1 मिनट राकेश टिकैत। अमरजीत सिंह, क्या आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? अब आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो 6 तारीख से 20 तारीख तक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। तो लंबी लड़ाई की तैयारी करके आए हैं। जो पहले हमारा था कि 6 महीने का जो आवाज़ थी कि 6 महीने के लिए राशन वगैरह लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, चाहे उसके लिए 2 साल लग जाएं, तब तक बैठे हुए हैं। लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। और हक के लिए लड़ना कोई नाजायज़ नहीं होता है। अपना हक मांग रहे हैं, जो हक बनता है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो ज़बरदस्ती क्यों दी जा रही है? अगर सरकार देना चाहती थी, किसानों का भला करना चाहती थी, तो अभी नरेंद्र मोदी जी के पास बहुमत था और एक सुनहरी अवसर था एक 80 साख बनाने का। अभी जो स्वामीनाथन जी की, डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करते, अगर जो कुछ देना चाहते थे तो। अभी तक तो इन्होंने हर स्टेट को दूसरे स्टेट से वांचा रखा है। जैसे एमएसपी जो है वो पंजाब हरियाणा में लागू थी, बाकी स्टेटें जो थी वो एमएसपी से भी साइड थी। तो जैसे जैसे ये कानून बना तो पता चला, जैसे एक खिद्दू जो है उसको खोले, क्रिकेट की बॉल है वो भी अगर बिखर जाए तो उसमें से भी रुई निकलनी शुरू हो जाती है। तो पता चलता है इसके बीच में क्या क्या है। तो ऐसे ही अब पता चला है कि जो एमएसपी थी सिर्फ पंजाब और हरियाणा में थी। तो लोग हैं ना, यहाँ पर गुरु प्रकाश भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, अमरजीत सिंह, कि ये तो पंजाब हरियाणा के किसान हैं। आप कह रहे हैं देशव्यापी आंदोलन करेंगे, बाकी देश में कहां आप समर्थन जुटा पाएंगे? सरकार कह रही है कि बाकी सब किसान तो सरकार के साथ हैं। देखिए सर, सरकार के कहने से हो जाएगा? कल तक हम लोग जो थे वो डुप्लीकेट किसान थे। आज सरकार मान रही कि हम किसान हैं, तो कल 4 तारीख तक ये भी मानेंगे कि जो दूसरे स्टेटस के आ रखे हैं, उत्तराखंड से आ रखे हैं, यूपी से आ रखे हैं, गुजरात से आ रखे हैं, मध्य प्रदेश से आ रखे हैं, बिहार से आ रखे हैं, राजस्थान से आ रखे हैं, वो लोग भी किसान हैं। ये सरकार कहेगी कि देशव्यापी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देशव्यापी नहीं, इंटरनेशनल आंदोलन है। ये पहला आंदोलन है जो देश से बाहर भी चल रहा।
जो मीडिया पूरा नहीं दिखा रहा। तो मगर अगर बाहर का आप देखें, बीबीसी न्यूज़ देखें या कोई और न्यूज़ चैनल्स हैं जो इंटरनेशनल चल रहे हैं, तो उनको अगर देखिए तो पता चल रहा है कि जहाँ पे ही किसान नहीं बैठे हुए, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, वहाँ भी बैठे हुए यही हैं लोग किसान। तो हम लोग क्या अमरजीत कहें सिंह, उनको? एक मिनट सुनिए, यही लोग, आपने कनाडा का जिक्र कर दिया, जस्टिन ट्रूडो, वहां पर सबसे ज्यादा जब विश्व व्यापार संगठन में चर्चाएं होती हैं तो आप लोगों को जो सरकार सब्सिडी देती है उसमें एमएसपी भी है, उन संधियों में तो एमएसपी को भी हटाओ, सब्सिडी कम करो, उसके लिए भारत पर दबाव बनाया जाता है। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं वहां बैठकर आपको समर्थन देने के नाम पर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी की आन बान शान की बात नहीं है, जब किसी की राइट को, किसी की ज़मीन को, किसी के मकान को हाथ घेर लेंगे। आप लोग भैंस से दूध लेते हो, दूधिया से, कभी किसी की भैंस गिरवी रखी है कि कहीं किसी ने कभी किसी की भैंस के ऊपर कब्जा किया है क्या? आप लोग शॉपिंग मॉल जाते हो, दुकान से सामान लेते हो, किराने का सामान लेते हो, चीनी लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, तो क्या किराने की दुकान को हथिया लेते हो? ऐसा होता है क्या? ये कानून तो पूरा ये सब दिखा रहा है। इस कानून में तो ये दिखा रहा है कि जिस चीज़ को हम ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में ले लेंगे, वो चीज़ हमारी हो जाएगी। आप जाओ जी, साइड हो जाओ। ठीक है अबे दुबे, तो हम क्या सरकार की प्राथमिकता दिखती है? क्या मैं जायज सवाल पूछ रहा हूं या मैं आई एम बीइंग डिफिकल्ट जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? आज एक किसान की, एक और किसान की मौत हो गई है, गलतान सिंह की मौत हो गई है, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ये 6 दिन बाद करेंगे जी, ये सरकारी रवैया, ये तौर तरीका क्या ऐसे आंदोलन का हल निकालने के लिए जायज है? मैं समूचे देश भर के किसान परिवारों से आपको हृदय से साधुवाद देता हूं और पूरे देश के किसान आज आप विश्वास मानिए, मैं ये आपके सम्मुख कहना उचित प्रतीत नहीं होता, मगर जहां भी बात होती है, आज भी मैं अपने गांव से लौटा हूं और उन सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम संदीप चौधरी का 7 बजे का शो जरूर देखते हैं, कोई कार्यक्रम देखे न देखे। विश्वास मानिए, पूरे गांव के लोगों ने मुझे कहा, वो मंदिर पर टीवी लगा है हमारे गांव में, वहां ये शो देखा जाता है। पूरे देश के किसान साधुवाद दे रहे हैं। बात जहां तक आपने 2 प्रमुख मुद्दे में आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस पर आपने गुरु प्रकाश से बात की। एक किसान सम्मान निधि, बहुत अच्छा आपने आज उसका उल्लेख किया है। एक तर्क और है, मोदी जी ने बीते 6 साल में जो इनपुट कॉस्ट है, जो लागत है खेती की, वो 15,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी है, जिसका कैलकुलेशन हमने किया है। 24 रुपए डीजल के, कीटनाशक से लेके कृषि यंत्रों तक जो जीएसटी 5 से 18% तक लगा दिया, उस खाद के भाव बढ़ा दिए, उसमें 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब से सालाना निकाल रहे हैं और कहते हैं 18,000 करोड़ रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या कुल मिलाकर 50-52,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। समर्थन मूल्य भी कांग्रेस की सरकार ने ये धान में 134% बढ़ाया अपने कार्यकाल में, गेहूं में 122% बढ़ाया, बाजरा में 143%। देखिए अबे दुबे एक मिनट, होल्ड योर हॉर्सेस, एक मिनट, ना अबे दुबे, मैं इसे बीजेपी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई ही नहीं है, किसान आंदोलित हैं और सरकार से बातचीत चल रही है, बीजेपी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। और जब आप आंकड़े गिनवाते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अबे दुबे, और इसलिए मैंने 2001 की विश्व व्यापार संगठन वाली संधि का मैंने जिक्र किया है, जिसमें एमएसपी को धीरे धीरे घटाने की बात है, बढ़ाने की तो दूर की बात हो गई, जिसमें सब्सिडी 10% से नीचे लाने की बात है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट की बात करो, एफसीआई को, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिसमेंटल करने की बात। तो अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, सरकारी मंडियां नहीं रहेंगी, तो किसको बेचोगे? निजी कारोबारियों को, और वो क्या एमएसपी देंगे? इसीलिए एमएसपी गारंटी करने का सवाल आता है। देखिए अबे दुबे, इस हमाम में सभी नंगे रहे हैं, किसानों के हक की बात किसी ने नहीं की पिछले 20 सालों में। देखिए संदीप जी, सिर्फ 2 तर्क रखना चाहता हूं। आप 6 फरवरी 2015 का मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़ लीजिए। उसने कहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की 175 सिफारिशें हूबहू जनवरी 2014 तक लागू कर दी गई है, बाकी 26 सिफारिशें प्रक्रियाधीन है। एक बात। दूसरी बात, आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्यों किसान कह रहे हैं कि कानूनी स्वरूप समर्थन मूल्य को दे दीजिए।
क्योंकि मोदी सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ये तय कर दिया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 21 में 1A8 करके कि 50% पेरिशेबल और 100% जो 100% पेरिशेबल और 50% नॉन पेरिशेबल आइटम का जब ये जानकारी अब है, आप पहले भी दे चुके हैं। एक मिनट होल्डर्स को अगर फ्री हैंड देते हैं तो समर्थन मूल्य दीजिए निजी क्षेत्र को। संदीप चौधरी जी, आप 10 बार अपने शो में बता चुके हैं कि 6 से 8% से ज्यादा सरकार प्रिक्योर नहीं करती समर्थन मूल्य। नहीं, वो गुरु प्रकाश भी मान रहे हैं। अब अभय दुबे, एक मिनट सुनिए। अभय दुबे सुनिए ना, सुनिए। आपने 2015 का जिक्र कर दिया कि जी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। स्वामीनाथन आयोग की आपने 175 सिफारिशें लागू की। स्वामीनाथन आयोग की जो सबसे अहम सिफारिश थी C2+50, क्या वो लागू की? आपने की? मोदी सरकार कहती है, प्रधानमंत्री, एक मिनट, पूरी बात दर्शकों को यह समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री कहते हैं लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा हम नहीं दे सकते, मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। MSP इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज। ना तो मोदी सरकार ने दिया C2+50 और आपने तो दिया ही नहीं था। नहीं संदीप जी, देखिए एक बात समझ लीजिए आप साहब, हमारी सरकार ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र में रखा, मुखरता से कहा, वैसे हमने हाँ देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं, लेकिन हमने मुखरता से कमिटमेंट करके वोट नहीं लिए किसान भाइयों से। अरे वाह, ये कौन सा तर्क? हमने वोट नहीं मांगे पर दाम नहीं दिया। संदीप जी, नहीं दाम दिया। मैंने कहा जो समर्थन मूल्य हम लोगों ने 134%, 122, 219% मूंग का बढ़ाया, हर एक के हमने 150 से 200% समर्थन मूल्य बढ़ाया और प्रिक्योर किया। सरकार ने क्या किया है, नियोजित रूप से फिर आंकड़े देने लगे। देखिए अभय दुबे, अब रुकिएगा, मैं अब काउंटर आंकड़े देता हूं। ये आंकड़ेबाजी जो हो रही है ना इस देश में, मैं इसकी पूरी की पूरी पोल खोल करता हूं अपने कार्यक्रम में। देवेंद्र शर्मा, ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं ना, गुरु प्रकाश ने भी कहा 2014 के बाद देखिए हमने 43% दाम बढ़ा दिए। 1400 रुपए था, 1975 रुपए कर दिया हमने गेहूं का दाम। आपने तो स्टडी की है देवेंद्र शर्मा, 1970 से 2015 के बीच 45 साल में जहां इस देश में एक सरकारी कर्मचारी की भी तनख्वाह 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई, 150 गुना। किसान की आमदनी 45 सालों में कितनी बढ़ी देवेंद्र शर्मा? 19 गुना ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 19 गुना, यू राइट सर। और यहां दुहाई दे रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई की दुहाई दे रहे हैं सब लोग। संदीप जी, आपने एक बात बहुत अहम कही है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का इशू नहीं है और इस हमाम में सब नंगे हैं, क्योंकि अभी तक जब इतिहास देखते हैं तो किसानों की अनदेखी की गई है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमने डेलिबरेटली इनकम को, किसानों की इनकम को, किसानों की आय को जानबूझकर नीचे रखा है ताकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल हो। और ये सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भार है वो किसानों के कंधे पर रहा है इतने सालों से, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट जो मैं हर जगह कोट करता हूं वो OECD की है, जो इक्रियर के साथ उन्होंने स्टडी की है। उन्होंने कहा कि 2000 और 2016-17 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ? कैसे नुकसान हुआ 45 लाख करोड़ का? यहां तो कह रहे हैं 7-8 लाख की खरीदी की है हमने किसानों से MSP पर। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि ये OECD और इक्रियर की स्टडी है और ये मेरा मानना है कि अब ये अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि सिर्फ ए हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स वर स्टडीड। अगर क्रॉस स्पेक्ट्रम हम स्टडी करते तो आप देखते ये लॉस और भी ज्यादा गंभीर होता और भी ज्यादा बड़ा होता। और 45 लाख करोड़ रुपए बॉस 2000 और 2016 कैसे नुकसान कैसे हुआ वो समझाइए। वो नुकसान उन्होंने एस्टिमेट इस तरीके से किया है कि किसानों को जो दाम कम मिला है वो उन्होंने एस्टिमेट किया फसलों के लिए, उसको एस्टिमेट करके उन्होंने बताया है कि तकरीबन हर साल 2.64 लाख करोड़ का लॉस हुआ है किसानों को। हालांकि मैं मानता हूं कि यह अंडर एस्टिमेट है जैसे मैंने कहा, लेकिन कम से कम एक आपको ये इंडिकेशन देता है कि कितना बड़ा क्राइसिस एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट करता था। दूसरी बात हम उसके बाद देखें, अभी किसी ने कहा कि हमने इतना % बढ़ाया है MSP को। नीति आयोग की एक स्टडी कहती है कि सन 2011-12 और 2015-16 यानी 5 साल के अंदर जो किसानों की जो ग्रोथ है, रियल इनकम
इनकम में वो आधे % से भी कम हुई ओहो। देखिए 5 सालों में आधे % से भी कम 0.44% टू बी एग्जैक्ट, ये हर साल किसानों की बढ़ोतरी हुई है इनकम की। और बाद में उन्होंने कहा है कि उसके अगले 2 साल 17-18 में नियर जीरो थी ग्रोथ। कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कम से कम 2 पर यहां सरकार कह रही है आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। अभी एक हमारे साथी ने कहा संदीप जी कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जो बाकी किसान है उनको चॉइसेस क्यों ना मिले। देखिए ये एक बड़ा एक डिस्टॉर्टेड सा एक इमेज हमारे सामने पेश किया जाता है। 6% किसानों को एमएसपी मिलता है तो इन किसानों को कम से कम हम देख रहे हैं बाकी देश के हिसाब से उनकी आय जो है कम थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल है एज कंपेयर टू बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बाकी देश के। नहीं वो तो है ना, हरियाणा और पंजाब वाले आंदोलित हैं क्योंकि एमएसपी पर बेच पाते हैं। बहुत से लोगों को ये सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही, बाकी देश में एमएसपी पर वो बेच ही नहीं पाते, वो मजबूर हो चुके हैं, उन्होंने हथियार ही डाल दिए हैं। पंजाब में सालाना आय 2,19,000 है, हरियाणा में सालाना आय किसान की 1,90,000 रुपए है, और बिहार जहां एपीएमसी 2006 में हटा दी गई 42,000 रुपए सालाना आय है, 3,500 रुपए महीना। मैं यही बताना चाहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, कि बाकी देश के पास एमएसपी की चॉइस थी नहीं। उनके पास तो क्योंकि एमएसपी नहीं थे तो बाकी जो भी आप चाहते हैं मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो बाजार के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर इतना अच्छा बाजार होता तो आज एग्रीकल्चर की इतनी दुर्दशा क्यों होती। कहने का मतलब यह है कि आज अगर प्राइस डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं हो रही है तो वो एमएसपी के इलाकों में ही हो रही है, और इसीलिए तो सरकार एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाती? आसान भाषा में ये समझाइए। बहुत से अब आजकल जानकार बड़े घूम रहे हैं ना टीवी चैनल्स पर, वो ये कहने लगे हैं, सरकार ने नहीं बोला है, जानकार बनकर लोग घूम रहे हैं कि जी अरे एमएसपी लीगल गारंटी कर दी तो 16-17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर आ जाएगा, सरकार इसे कैसे झेल पाएगी। अरे सारा सरकार ने थोड़ा खरीदना है, गारंटी करो, निजी कंपनियों को भी उतने पे खरीदना पड़ेगा। ये संदीप जी आपने बिल्कुल ठीक इशू उठाया है। आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा। कहीं बोला जा रहा है 7 लाख करोड़ का खर्चा होगा, कोई कह रहा है 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा, मुझे नहीं पता, कल कोई कह देगा 25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आज के ऑफिशियल सोर्सेज को उन्होंने कोट किया है, अगर 5 लाख में वो कह रहे हैं सारे देश में जो खरीद करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है। किसान ये कह रहे हैं आपने सिर्फ बेंचमार्क रेज कर दिया, उसमें प्राइवेट ट्रेड भी उसी रेट पे खरीदेगी, सरकार भी उसी रेट पे खरीदेगी अगर खरीदना चाहेगी तो। इसको समझने का तरीका यह है संदीप जी कि केरला ने अभी 16 वेजिटेबल्स के ऊपर एक फ्लोर प्राइस सेट किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, और उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं खर्चा। वो इसलिए नहीं खर्चा क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी उस फ्लोर प्राइस से ज्यादा चल रहे हैं। तो सरकार को एंटर तभी करना है जब प्राइसेस क्रैश करेंगे या प्राइसेस उससे नीचे जाएंगे। इसी तरीके से जब 23 फसलों के ऊपर एमएसपी लीगलाइज हो जाएगी तो जब कभी उस किसी फसल पे अगर प्राइसेस ड्रॉप होते हैं तब सरकार को एंटर करना है ना। गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड कीजिए, कौन सा संवैधानिक संकट है, कौन सा आर्थिक संकट है कि एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दी जा रही, जो बात खुद प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में उठा चुके हैं। नहीं देखिए संदीप जी, मैं इस सवाल पे आऊंगा, लेकिन मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने कुछ उम्दा सवाल पूछे थे, उनका जवाब देना चाहता हूं पहले, और उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। यूपीए 1 का कुल कृषि बजट कितना था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैं बता दूं उनको 29,000 करोड़। यूपीए 2 का कुल कृषि बजट कितना था, लगभग 60,000 करोड़। एनडीए 1 का कृषि बजट लगभग 2.25 लाख करोड़। पहला तो ये हमारी कमिटमेंट अगर आप पूछते हैं कि कृषि के प्रति कितनी है, तो फाइनेंशियल एलोकेशन हमारा आपको बताता है। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पंप, इन सब ने सप्लीमेंट किया है। और देवेंद्र जी की बातों को मैं बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। ओईसीडी और इक्रियर की जो कंडक्टेड स्टडी हुई थी और उसको मैं बता रहा हूं। हाँ आप बताइए। हाँ, ये देवेंद्र जी की बातों को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ओईसीडी और इक्रियर की एक जॉइंट स्टडी हुई थी जिसमें यह भी कहा गया था कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से 14% तक का टैक्सेशन होता है, और उस टैक्सेशन को, उस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए ये सजेशंस भी आए थे जिनको नए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। तो निश्चित रूप से जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र जी, मैं उनसे सहमत भी हूं, और उन समस्याओं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में कौन सा संवैधानिक संकट है? सरकार भी खरीदेगी और निजी कारोबारी भी खरीदे ना, एमएसपी पर खरीदे।
संदीप जी, 4 जनवरी को 2 बजे सरकार के प्रतिनिधि और किसान नेता बैठने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उन सबको दूर कर दिया जाएगा और इस विषय पर चर्चा होनी है। ये स्टूडियो में थोड़ी ना तय होगा। नहीं, ये चर्चा में बात क्या निकली है? मैं एक सेकंड राकेश टिकैत से पूछ लेता हूं ना। राकेश टिकैत, चर्चा में एमएसपी को लेकर सरकार का रुख रवैया क्या है? हाँ जी, हाँ जी जी। सरकार ये कह रही कि प्राइवेट वालों से और से भी बात करनी पड़ेगी, इसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे। मतलब सरकार खरीदे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सरकार से भी ज्यादा चिंता प्राइवेट वाले लोगों को है कि वे खरीद नहीं पाएंगे। अरे नहीं खरीद पाएंगे, आप बढ़ा तो दो ना। वे नहीं खरीदेंगे तो जब देखेंगे। आप कानून बनाओ उसके लिए पहले कि अगर उससे कम पे खरीदेंगे तो कानूनी दायरा उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा कानून। नहीं, ये कैसी व्यवस्था कि सरकार तो एमएसपी पर खरीदेगी, निजी कारोबारी एमएसपी से भी चाहे नीचे खरीद ले, उनसे बात करनी पड़ेगी। अरे उन्हें खरीदना पड़ेगा। लेकिन और ये A2+FL है, C2+50 तो दे भी नहीं रहे। ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब C2+50 वाला तो है ही नहीं। हाँ, अभी उस पर भी तैयार नहीं है कि जो व्यवस्था है वो उसी पे ले लेंगे। वे भी कह ले कानून नहीं बनाने के, लिखित में देंगे। आज भी शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में किसानों के घर में धान रखा हुआ है। अगर उस पर कानूनी शिकंजा होता, कई हजार ट्रक हर रोज बिहार से, उत्तर प्रदेश से पंजाब और हरियाणा में जाते हैं। ये तो समझ में ही अभी आया पूर्ण रूप से किसानों को। बिहार बर्बाद होगा, घास जम गए बिहार में, मंडियों में अंदर। ये तो व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बना रहे हैं। और जिस वकालत सरकार कर रही, भाई जब जज वकालत करने लगेगा तो सजा तो निश्चित होगी। अभी तो बड़ा व्यापारी तो आया ही नहीं सामने, अभी तो उसकी वकील सरकार बन गई पूरी। इधर को कानूनी दायरे में जब ही सपोर्ट किसान को हो सकती है जब एमएसपी पे कानून बन जाए। हमने सरकार को ये नहीं कहा कि आपको 100% आपको खरीदना, आप कानून बना दो, जो व्यापारी आपका खरीद लगा। ठीक है देवेंद्र शर्मा, क्विक रिस्पॉन्स। अबे आ रहा हूं मैं आपके पास। 20 रुपया किलो बेच रहा मूल में। देवेंद्र शर्मा स्क्रीन पर कुछ कहना चाह रहे थे। देवेंद्र शर्मा, ये जो स्टडी की बात हुई है OECD क्रिया की, पहले तो हमें ये जानना है कि दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं या दोनों बॉडीज हैं, ये बेसिकली मार्केट रिफॉर्म्स को प्रमोट करती हैं, उसकी वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ये कहने के बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि उस स्टडी का जो एस्टिमेट था कि लॉस कितना हुआ, ये मैंने दर्शाया है। दूसरा जो पार्ट हमारे साथी ने भी कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि OECD कंट्रीज खुद तो मैसिव सब्सिडीज देती हैं। अगर वहां ये मार्केट रिफॉर्म्स, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हट गई हैं, तो मुझे बताइए कि OECD कंट्रीज ने 2018 में $246 बिलियन की सब्सिडीज दी है एग्रीकल्चर पे। यूरोप के अंदर ही सिर्फ $100 बिलियन की सब्सिडी दी जा रही है। अमेरिका ने $867 बिलियन की सब्सिडी दी है। 867। मैं आसान भाषा में दर्शकों को समझा दूं, हम देते हैं 15,647 रुपए की सब्सिडी। जापान देता है 7 लाख रुपए। कनाडा का अमरजीत सिंह जिक्र कर रहे थे 11,44,000 रुपए। और अमेरिका 42 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। वहां पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निजी कारोबारी औने पौने दाम पर अगर खरीदती हैं वो किसानों की फसल, सरकार उनके नुकसान की भरपाई करती है। गलत कह रहा हूं मैं देवेंद्र शर्मा? यही मैं कहना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस को हटाना है, तो वहां तो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस हटी हुई है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, इवन चाइना में आप देखिए, चाइना में $212 बिलियन की सब्सिडी थी 2016 में। और किसानों की जो गेहूं का दाम बढ़ा है, तो उसमें से 38% जो कारण है वो सब्सिडी है। राइस का जो दाम बढ़ा है 42, जितना भी है उसमें 32% जो शेयर है वो सब्सिडी का है। कहने का मतलब है हम सारी दुनिया में देखते हैं, जहां पर चाइना को छोड़ दीजिए, लेकिन जहां बाकी देशों में रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस तो है नहीं है। नहीं, ये बात तो अरुण जेटली ने भी कही थी ना। ये बात अरुण जेटली ने 2012 में दिसंबर में शीतकालीन सत्र में कही थी, जब वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के थे। लेकिन बात वहीं आती है ना, आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं। अबे दुबे, लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं, चाहे वो 2001 की संधि हो, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट हो, एफसीआई को डिसमेंटल करना, ये पूरी व्यवस्था को ही खत्म करने के और हम बढ़ रहे थे, और उसी में ये कड़ी जुड़ती है, इसीलिए किसान परेशान है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा मान्यता रही। आपने WTO का 2013 का आनंद शर्मा जी का
स्टेटमेंट वहां से बाली से सुना भी होगा। तो साहब उसके बावजूद हमने 81 करोड़ लोगों तक भोजन का अधिकार पहुंचाया पीडीएस के माध्यम से। मैं आखिरी डेटा आपको देना चाहता हूं, अभी इस बार जो लागत और मूल्य आयोग को हरियाणा ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसने कहा है 2162 रुपए हमारी धान की इनपुट कॉस्ट आ रही है और आप जोड़ते हो 1245। कर्नाटका ने कहा है हमारी 3517 आ रही है। बाजरा की गुजरात ने कहा है कि हमारी 1807 आ रही है, आप जोड़ते 1175। तो इन्हीं के जो राज्य है भाजपा शासित, वो कह रहे हैं कि आपका जो असेसमेंट है वो बहुत कम है, किसानों को इससे बहुत नुकसान है। आखिरी बात देवेंद्र शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि आपको, जैसे केरला ने बेस प्राइस डिक्लेयर किया है, आप प्रारंभ तो कीजिए प्रधानमंत्री जी, निजी क्षेत्र में खरीद में कीजिए, अन्यथा ये होल्डर बाजार में ऐसे समय अपना जमा किया हुआ अनाज उतारेंगे कि जब फसलें आने वाली होगी और प्राइसेस। तो मोटी बात ये है, लब्बो लुबाब ये निकलता है, किसानों को उनकी मेहनत का, हम कहते हैं ना इस देश में जय जवान जय किसान, नारा तो लगा दिया। 45 साल में 19 गुना सिर्फ आमदनी बढ़ी, सरकारी कर्मचारी की भी 150 गुना बढ़ गई। तो किसान को माकूल कीमत मिलनी चाहिए क्या? और रास्ता हमारा बिल्कुल साफ मानना है, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। रोज बातचीत में दिक्कत क्या है? किसानों की मौत भी हो रही है, ठंड का टाइम है, नया साल उन्होंने नहीं मनाया है। इस समस्या का जितना जल्द हल निकले उतना बेहतर होगा सबके लिए, देश के लिए भी, किसानों के लिए भी। तो सरकार को यह प्रक्रिया निरंतर भी करनी होगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, policybazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC हर पल आपके साथ। हैप्पी वैक्सीन किल होगा कोरोना।